I was seeking comic originality, and fame fell on me as a byproduct. And I know of an artist who has experienced just that. In terms of stand-up comedy, this is truly his era. Welcome to Baatein Unkahi with Munawar Farooqi. Munawar, welcome to Pinkvilla. Thank you so much, Avinash bhai. Thank you so much. So, before we start talking about your journey and the challenges that you've gone through, I have a small surprise for you. There's someone very close to you, and the person has sent an audio note for you. Okay. I want you to hear it and also react to it. Oh, thank you so much. Munawar, मेरे भाई, मेरी जान. So good to be recording this for you. हम सब ने मुनव्वर को YouTube की वीडियोस पे देखा था, but I had the chance to be there for him as a jailer. मैं आज ये confess करना चाहता हूँ कि even before I entered the show, I was already a fan of Munawwar, but that doesn't mean कि इसकी तरफ की कोई हमारी तरफ से या मेरी तरफ से कोई bias था. हमने जब भी मुनव्वर को देखा है, फिर चाहे वो स्टेज पे हो और हम ऑडियंस में हो, फिर चाहे वो स्क्रीन पे हो और हम स्क्रीन के बाहर हों, फिर चाहे वो पर्सनली फेस टू फेस हों, आई हैव ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन माई फेस. इट्स दिस क्वालिटी ऑफ दिस बॉय, दिस चैम्पियन, दिस विनर दैट मेक्स हिम जस्ट एंटर योर हार्ट्स. एंड आई एम सो ग्लैड today that I can call you my brother. जब मैं लॉकअप देख रहा था तब मैं जानता नहीं था कि मैं एंटर करने वाला हूँ एज अ जेलर, बट देयर वाज समथिंग अबाउट मुनव्वर दैट जस्ट अट्रैक्टेड एवरीबडी टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स हिज पर्सनैलिटी, टुवर्ड्स द वे ही डील्स विद थिंग्स. एक एक्सपीरियंस है इस लड़के में. इतनी यंग एज में इसने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है. यू नो, दे से दैट यू आर अ सम टोटल ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस, एंड आई से दैट मुनव्वर, हैट्स ऑफ टू यू. एट सच अ यंग एज you have seen a lot, you have attained a lot, you have achieved a lot, and there are millions and millions of people rooting for you. और ये जो बात है ना, ये टैलेंटेड तो है, वो तो हम सब जानते हैं. दैट्स व्हाई ही इज सो सक्सेसफुल, बट ही इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग. यू नो, there's a niceness about him. There's a feeling about him that you just want to, be there for him no matter what, and he's there for you. मुनव्वर, मेरी बस यही दुआ है कि तुम इसी तरह मुस्कुराते हुए अपने सारे सपने पूरे करो, आगे बढ़ते रहो, पूरी दुनिया को हासिल करो. And if I ever have to describe somebody smiling wholeheartedly, this is how I will. And all the best. मैं बस यही कहूँगा कि लोग रोकने की कोशिश करेंगे, पर तुमने रुकना नहीं है, क्योंकि तेरी किस्मत दा लिखिया तेरे तो कोई खो नहीं सकता. ते जे ओदी मेहर होवे ते तेरा ओ भी हो जाएगा जो तेरा कदे हो नहीं सकता. एंड मुनव्वर, you've proven that nobody can stop you, and जब तक ऊपर वाला है तब तक तू आगे बढ़ता रहेगा और हम तेरे साथ खड़े होंगे. बाय बाय मेरी जान. I hope I see you very very soon. Who is this? Karan. I love you भाई, I love you so much. ये चीज़ें मैं सुनते रहता हूँ लोगों से, बट कभी ऐसे होता है ना कि आप किसको देखते हो, आप उसको पसंद करते हो, और किसी की ज़िंदगी में एक चेंज लाना. अब जो मुझे नहीं जानता, सिर्फ कॉमेडी को जानता था, उस इंसान ने एज अ ह्यूमन मुझे देखा और समझा, और उस इंसान ने जिनकी मैं खुद और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कि लाइक जब वो भाई आते थे ना जब भी जेल में, तो लॉकअप में, तो मैं उनको देखते रहता था बस, और मैं चाहता था कि और थोड़ी देर रुक जाओ और मैं बस तुमको सुनते रहूँ. हाँ. तो वो अच्छी फील आती थी कि भाई मैं वेट करता था कि जल्दी से यार वेडनेसडे आए. हाँ. और हमारे को करण को देखने मिले. और आई लव यू भाई, बहुत सारा प्यार, और तुमको भी पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. हम मिलते ही नहीं है, 2-3 बार ही मिले, लेकिन हम बात करते, कभी भी कुछ होता है तो भाई का मैसेज आता है कि तू ठीक है.
तो आई एम सो ब्लेस्ड दैट यू आर माई, आई कैन कॉल यू माई ब्रदर. थैंक यू सो मच. काफी थैंक यू सो मच पिंक विला फॉर डूइंग दिस. थैंक यू. शुरू से शुरुआत करते हैं. बचपन कैसा था? जूनागढ़ में पैदाइश हुई है आपकी. यस. बचपन मेरा ऐसा रहा मस्ती कि खोर तो रहोगे आप. नहीं, मैं बहुत एवरेज बच्चा था. लाइक बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा क्यूट अच्छा सीधा बच्चा भी नहीं. हाँ. तो काफी एक एवरेज बच्चा के लाइक ठीक, मतलब ऐसा कुछ. तो मैं स्कूल जाता था नॉर्मली. 5th तक मैं 5th and a half, 6th कंप्लीट नहीं कर पाया था. तो 5th and a half तक स्कूल जाता था और उसके बाद ऐसे हो गया था कि छोटा मोटा काम करने वाली लाइफ हो गई थी. खुद डैड का रेस्टोरेंट था तो उसमें खुद ही काम करता था. फिर उसके बाद वो बंद हो गया. फिर आई यूज्ड टू वर्क एट गिफ्ट शॉप. फिर उसके बाद मैंने मतलब सब काम किए, मतलब लाइक एक एंड में मतलब लाइक आई रिमेंबर कि 2005, 6, 7 मैं समोसे बेचता था हम लोग के घर के बाहर ही. हाँ. ऐसा हम लोग के वो रेडी लगाते, वो रेडी पे घर से समोसे मॉम दादी लोग समोसे बनाते थे और मैं उसको वहाँ पे फ्राई करके उसी वक्त वैसे बेचता था. क्या एज थी आपकी? 2005, मतलब मैं उस वक्त हाँ 13 साल 14 साल का मैं था तब ये सब था. तो मतलब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं शायद 11 या 12 साल का था जब मैंने पहला काम किया. तो या आई रिमेंबर कि 2000 के पहले ये ज़िंदगी थी. फिर ये बचपन रहा बस. 5th स्टैंडर्ड के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी थी? जी. कंप्लीटली? जी. क्यों? वही कि नहीं था पैसा पढ़ाने के लिए, और पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं था. और कभी कोई एजुकेशन होता है जो फ्री में भी हो जाता है, बट वो फ्री एजुकेशन के लिए मैं अवेलेबल नहीं था क्योंकि मुझे काम पे जाना था. तो ये वैसे छोड़ना पड़ा. और बॉम्बे आना कैसा हुआ फिर? बॉम्बे ऐसे आना हुआ कि 2007 में जब मॉम की डेथ हुई तो उसके बाद घर के हालत सही नहीं थे और बहुत ही सब कुछ ख़राब हो चुका था एंड ऑल. तो मेरी आंटी यहाँ पे रहते थे मुंबई में, तो वो उनके भी हालत घर के ऐसे ही थे. कोई अमीर रईस नहीं थे हम लोग. तो उन्होंने बोला कि यहाँ क्या करेगा ये एज में, तो मैं इसको लेके जाती हूँ. एंड उन्होंने मेरे डैड को ही बोला कि तुम भी यहाँ क्या करोगे, तो चलो. तो वो हमें मुंबई लेकर आ गए और डैड ड्राइविंग करते थे. बट जैसे हम लोग मुंबई आए, मैं नल बाज़ार में बर्तन की शॉप पे काम पे लग गया था. 60 रुपीज़ पर डे मेरे को मिलता था. एंड दैट वाज लाइक अ बिग डील कि लाइक 60 रुपीज़ पर डे मिल रहा पूरे दिन का. लाइक बॉम्बे तो बहुत सही जगह है यार. मैं तो लाइक पागल ही हो गया था. तो मैं वहाँ पे काम पे लगा था और 1 साल के बाद मेरे डैड को पैरालाइज हुआ 2008 में. करेक्ट. और उनका पूरा लेफ्ट रुक गया था. तो उनका वो जो ड्राइविंग का जॉब था वो उन्होंने बंद कर दिया. तो 2008 या 9 में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके पैसा होता है ज़रूरी. उससे पहले ऐसी था ना कि भाई हालात ही ऐसे, क्या ही कर सकते हैं. लाइक एक्सेप्टेबल थी वो गरीबी, कि वो गरीबी में ऐसे नहीं था, फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे वो गरीबी से कि यार पैसा ही नहीं. क्योंकि ऐसा लगता था कि किसी के पास भी नहीं है और काम करना पड़ेगा तो पैसा आएगा. तो ये जोन में ही चल रहे थे. बट जब डैड को पैरालाइज हुआ तब रियलाइज़ हुआ कि ओके जब दवाइयों के खर्चे ये वो, तो तब हुआ कि पैसा कमाना पड़ेगा. बट फॉर अ 13-14 ईयर ओल्ड हु इज लॉस्ट द मदर, डैड बीमार है, कैसे डील किया उस टाइम पे? ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म बना? नहीं, उस वक्त ह्यूमर नहीं बना. उस वक्त ह्यूमर था ही नहीं. ह्यूमर था भी तो वो आपका मैकेनिज्म नहीं बन सकता था. आई थिंक मैकेनिज्म उस वक्त यही बना कि कोई और ऑप्शन नहीं था. कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यार अब ये तो हो ही गया, अब क्या, तो बस थोड़ा टाइम डिप्रेस रह के वापस काम पे जाना ही. तो कोई ऑप्शन ही नहीं था. मतलब कि लाइक अभी होता है ना कि लाइक थेरेपी चले जाते लोग, रिहैब चले जाते, कहीं घूमने चले जाते, दुबई शॉपिंग चले जाते. तो तब तो कोई कुछ था ही नहीं, कर ही नहीं सकते. करेक्ट. दोस्त को डिप्रेशन वर्ड ही नहीं पता था कि डिप्रेशन भी होता है. तब पता नहीं था कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती है. हमको तो लगता था हम पागल हो रहे. तो आई थिंक आज भी कई लोग के लिए थेरेपी एक लग्जरी है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. देखो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती. लाइक समझो बड़ी कार की बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं, और उनको है ही नहीं पूरी ज़िंदगी ज़रूरत. तो थेरेपी की भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत ही नहीं है. हालांकि वो डिप्रेशन में होंगे, बट थेरेपी एक ही चीज़ नहीं है जो आपको डिप्रेशन से बाहर निकाले. बहुत सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल. तो आई थिंक कि वो सब वो सब्जेक्टिव है. हाँ. कि लाइक उस वक्त मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पाता था, अच्छा हुआ नहीं जा पाता था. हाँ. अगर उसके पास जाता तो मैं कुछ और ज़्यादा अलग इंसान बन जाता. खुद से हील होना बहुत बेहतर होता है. आई फील कि जब आप खुद से हील हो जाते हो ना,
तो आपको पता है कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम में होगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं। बहुत वक्त ऐसे हो सकता है जब आप प्रॉब्लम में होकर आपके पास कोई नहीं होगा, तब आप एकदम भटक जाओगे, कोई नहीं है। तो बेटर है आप, ये सिचुएशन में देख चुका हूँ पहले के, तब भी कोई नहीं था, आज भी कोई नहीं है। तो आई थिंक खुद से हील होना है। कैसे हील हुए खुद से? वक्त के साथ हील हुआ, और कुछ चीज़ों से तो अभी तक भी हील नहीं हुआ। लाइक मॉम डैड से मैं हील नहीं हुआ, एंड मुझे हील होना नहीं है शायद, या मुझे लगता है कि इससे हील हो ही नहीं सकते। ये जो नुकसान है ना, वो भरपाई ही नहीं है उस चीज़ की। इट्स लाइक इट कम्स टू यू एवरी टाइम। इफ़ यू डू समथिंग बैड इट कम्स टू यू, इफ़ यू डू समथिंग गुड इट्स कम्स टू यू। कुछ बुरा होता है तो मुझे लगता है कि यार इनका होना चाहिए था, कुछ अच्छा होता है तो मुझे लगता है इनका होना चाहिए था। तो ये सारे नुकसान कभी इससे हील नहीं हो सकते। आप इससे बस डील करना सीख लो, हील नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि बस ये है और उसको रहने दो, हर जख्म भरना जरूरी नहीं है। ह्यूमर एज अ डोज कब काम आने लगा? ह्यूमर एज अ डोज मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं अपने आप को हंसा नहीं सकता, राइट। तो मेरा ह्यूमर जो है ना, वो ऐसे काम आता है कि मैं जब वियर्ड से वियर्ड सिचुएशन, अपसेट जो सिचुएशन करती है, उसमें भी जोक ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग उस पर चलते रहता है क्योंकि इसमें अगर ये हो जाए तो कितना फ़नी लगेगा। क्योंकि आई रिमेंबर जब मैं जेल से जब बाहर आया था, दस टाइम वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि 37 डेज आप जब जेल में निकालते हो, और वो जगह वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हो या जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। बिल्कुल, इट्स मोर देन दैट। तो जब मैं आया उसके कुछ 10-15 दिन के बाद ना, मैं सो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो मैं डॉक्टर वगैरह से बात करता था, बट उसके से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट मैं ध्यान नहीं दे रहा था, बस आई वॉज लुकिंग कि भाई मैं काम शुरू हो जाए, मैं कैसे वापस काम करूँ ये वो। तो मैंने एक गाना लिखा था, एंड आई थॉट कि उसको शूट वगैरह करते हैं। और उस वक्त गाना शूट करने के लिए हमें जाना था, और 12 बजे कैब नीचे आई है। मैंने ही कैब बुक किया, 12 बजे कैब आ गई है। और मैं घड़ी पहनने का शौक है, और घड़ी के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाने। तो मैं घड़ी ढूंढ रहा था, तो मैं 10 मिनट तक घड़ी ढूंढ रहा हूँ, और मैं टाइम भी देख रहा हूँ कि यार लेट हो रहा है, अभी कैब 10 मिनट से खड़ी है। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार घड़ी तो मैंने हाथ में ही पहनी हुई है। और उस वक्त मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ, क्योंकि मैं यही नहीं, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि लाइक मैं तुमसे बात करते करते जोन आउट हो गया, कुछ और सोचने लग गया, ये वो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। डॉक्टर से बात कर रहा था, नींद की गोली खा रहा था, लेट गो कर रहा था चीज़ें। बट जिस दिन ये हुआ ना, मैंने अपने दोस्त को, मैनेजर जो है मेरा, उसको मैंने कॉल किया। कैब में बैठा और मैंने उसको कॉल किया कि, और मेरा स्टाइल ही है ना स्टोरी टेलिंग का, तो मैंने उसको बोला ब्रो पता है देखो क्या हुआ। लाइक मैं काँप रहा हूँ, ठीक है, उसको बताते वक्त भी कि ब्रो आई थिंक वी नीड टू सी अ डॉक्टर, कि देख मेरे साथ ये हो रहा है, एक तो सो नहीं पा रहा हूँ, प्लस ये हो रहा है, और अभी मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाता, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, मैं भूलने लगा हूँ चीज़ें, विच इज़ नॉट नॉर्मल, राइट। तुम भूलते नहीं हो। और आज सुबह देख ये हुआ कि मैं 12 बजे कैब बुक किया, और मैं 10 मिनट तक घड़ी ढूंढ रहा हूँ, घड़ी मिल ही नहीं रही है। और फिर मैंने टाइम देखा कि यार 10 मिनट हो गए लेट, घड़ी अभी तक नहीं मिल रही। और फिर मेरे को याद आया कि घड़ी तो मैंने हाथ में ही पहना हुआ है। तो कैब ड्राइवर हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग, और मैं अपसेट हूँ, लाइक ऑलमोस्ट आई एम क्राइंग इन दैट वॉइस, आई एम स्पीकिंग टू माई मैनेजर। और मैंने ऐसे उसको देखा और वो हंसने लगा वो सुन के। तो मैंने ऐसे सोचा, और मेरी भी स्माइल आई चेहरे पे, एंड मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, उसको नहीं पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, राइट। और फिर मैंने जब सोचा कि यार उसने जो एंगल में सुना उसके लिए तो ये फनी है कि ब्रो आज पता है क्या हुआ, मैं घड़ी ढूंढ रहा हूँ और घड़ी मिल ही नहीं रही। फिर 10 मिनट के बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा तो मालूम पड़ा रहा घड़ी तो हाथ में ही पहना। मेक सेंस। ओके, सो दिस इज लाइक अ स्टोरी व्हिच हैज अ ट्विस्ट विद सरप्राइज। बहुत ही जोक, बट देयर इज अ जोक, राइट। तो वो उसने एज अ जोक सुना और वो हंसने लगा। लाइक एक सेकंड के लिए मुझे फील हुआ कि तू हंस कैसे सकता है, और दूसरे सेकंड मुझे फील हुआ कि यार फनी बात बोली है मैंने। करेक्ट। तो मुझे समझ में आया कि यार तुम्हारी ट्रेजेडी सबके लिए ट्रेजेडी जरूरी नहीं है। तो जब मैं कोई फिक्शन ही बात करूं कि जो ट्रेजेडी के बारे में अगर है, कोई गिर गया, आप पहली बार तभी हंसे हो जब किसी को आपने गिरता हुआ देखा बचपन में, राइट। तब आपके पास जोक समझने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। बट उस वक्त आप हंसते हो कि भाई कोई गिर गया तो हम हंस दे, भले उसका सर फट गया, बट आप पहला रिएक्शन आपका हंसना था। तो मुझे फील हुआ कि ओके ये चीज इस तरह काम करती है। आई वाज लाइक ओके, मुझे
मैं इतना टेंशन इस चीज़ों का ना लूँ, क्योंकि ये चीज़ टेम्परेरी है, मुझे पता है ये चीज़ जाएगी। अगर मैं परेशान होऊंगा, इसको इतना इंपॉर्टेंस दूंगा तो ये मेरे पे हावी होगी। तो आई थिंक ये इंसिडेंट मुझे इसलिए याद है कि उसने मुझे थोड़ा और पॉजिटिव किया लाइफ टूवर्ड्स। मेरे लिए ना फ्रीडम ऑफ स्पीच हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है। आई ऑलवेज थॉट कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन्स का कोई नहीं है। पर जैसे आपने कहा कि 37 डेज यू पेड फॉर इट, हमने बाहर से रोज़ दुआ की आपके लिए, आपने दिन कैसे निकाला? जेल में एक चीज़ करनी होती है, एक ही चीज़ करनी होती है कि आपको टाइम निकालना है। एक ही चीज़ करनी होती है, आपके पास और कुछ नहीं करना है। और जेल में एक ही चीज़ आप नहीं कर सकते हो, और वो है टाइम निकालना। इट्स लाइक होता था कि मॉर्निंग होती थी, बहुत ठंड होता था, मॉर्निंग होती थी, एंड इट्स लाइक आज का दिन निकालना है। अब दिन पता है कैसे निकलेगा कि आप बहुत ही छोटी जगह उसमें वॉक करो। तो वॉक करता घंटों तक, मतलब मेरे पैर जो होते ना नीचे से वो एकदम पत्थर जैसे हो जाते थे कि मैं थक चुका हूँ, इतना वॉक कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम निकल जाए। कि भाई नाश्ता आता था, वो दलिया आता था गेहूं का, वो जो रहता था पानी में वो घुला हुआ गेहूं, वो नमक वाला डाल के वो नाश्ता आता था, ठीक है। तब ना भूखे बहुत उठते थे, तो वो दलिया ही होता था कि भाई भूख में वो चल जाएगा। तो जब उसका इंतज़ार करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि वो ना उठते थे हम लोग 6 बजे के टाइम पे, और वो दलिया आता था 9 बजे के टाइम पे। तो अब 6 बजे उठ गए, अब मुझे लगता है कि भाई अब 3 घंटा अपने को टाइम पास करना है जब तक दलिया नहीं आता। तो वॉक कर रहे, बैठे, सोच रहे, कुछ बातें कर रहा हूँ, ये वो चुपचाप बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ कुछ, और आपको लगता है कि हाँ अब दलिया आना चाहिए। 3 घंटे जैसा तो हो गया है। और फिर जब ऐसे घड़ी की तरफ देखते थे ना, तो लगता था ओके 6:30 बजे। इट्स लाइक मेंटली मुझे लग रहा है 3 घंटे हो चुके हैं, और जब घड़ी में देखता था पता चलता था सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है मुझे उठ के। तो इट इज़ सो डिफिकल्ट कि लाइक आई थिंक एक दिन 37 डेज के बराबर। डर लग रहा था? मैंने एक ऐसा नेचर फील किया जो मैंने लाइफ में कभी फील नहीं किया, कि आप बहुत ही अनईजी और रेस्टलेस ऑल द टाइम। आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को ना 2 सेकंड से ज़्यादा सोच नहीं सकते। लाइक मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा होगा बाहर, फिर 2 सेकंड के बाद मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन क्या हुआ, वहाँ से मुझे वहाँ लेके गए। मतलब स्विच हो रहा हूँ मैं हर 2 सेकंड पे ना, जंप कर रहा हूँ हर अलग अलग चीज़ पे। एंड देन यू रियलाइज कि ओके कि समथिंग मेंटली कुछ हो गया कि जो तुम्हारे को परेशान कर रहा है, कि आप कोई भी चीज़ पे स्टेबल नहीं हो, आप पूरी बात समझ नहीं पा रहे हो या पूरी बात बोल नहीं पा रहे हो। कोई आपसे बात कर रहा तो आप इधर उधर चले जा रहे हो दिमाग से। तो वो सब चीज़ें वो फील किया जो फील नहीं होता, तो वो माहौल ही आपको ऐसा दे देता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा लाइट करते हैं, फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी वीर ज़ारा, जिसमें 22 साल वो जेल में रहता है। बहुत लाइट हो गया ये तो। नहीं, जेन्युइनली मेरी मूवी फेवरेट वीर ज़ारा, इट्स ऑल टाइम फेवरेट। Why would you say that? Besides the reason you gave. नहीं वो तो मैंने ह्यूमर। Yeah. बिसाइड द रीजन, वीर ज़ारा मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने देखी थी, एंड इट्स लाइक एंटरटेनिंग मूवी, ग्रेट म्यूजिक, 8 से 10 गाने थे वो मूवी में, ठीक है। और इट्स लाइक ऐसे होता था कि हमेशा ऑलवेज लगता था कि आप पैसे खर्च करके मूवी नहीं जा सकते ईद के अलावा। अब वो मूवी जब रिलीज हुई तो पैसे जमा करके टिकट खरीदी थी 15 रुपए की गाँव में, और वो टिकट लेके जब देखने आते बड़े पर्दे पे, इतनी खूबसूरत पिक्चर के भाई क्या ही खूबसूरत है, बर्फ़ भी दिखा रहे। और फिर आती है बात लव स्टोरी में, कि डायलॉग्स जो मूवी के थे वो इतने कनेक्ट करते थे आपके साथ कि अब नाम रानी मुखर्जी, वो जो वॉक करके आ रही है रानी मुखर्जी, गूज़बम्स आ रहे हैं। हम जब शाहरुख खान बोलता है कि वो बोलती है जबकि नाम अब तो देना पड़ेगा ज़ारा का, तो वो बोलता है कि जिसके नाम की हिफाजत 22 साल से कर रहा हूँ, उसका नाम अब लेके मैं हिंदुस्तान कैसे चला जाऊँ। सो इट्स लाइक ऐसा प्यार मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा प्यार जब आप देखते हो जो है ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो इन्होंने क्या बना दिया। और आज भी मैं वो देखता हूँ कि यार क्या लव स्टोरी है। तो आई थिंक इससे बेहतर लव स्टोरी नहीं हो सकती। फिल्मों का शौक बचपन से है? बचपन से बहुत। पहली वाली कौन सी देखी? आई थिंक हम आपके कौन। मैंने भी। इसका रीज़न मुझे इसलिए याद है कि वो पूरी पिक्चर में मैं बहुत परेशान था। मेरी माँ ने मेरे को काजल लगा के लेके गई थी। हाँ। और वो काजल होता है कि अगर हल्का सा भी कहीं आड़ा टेढ़ा लगा तो आंखें झलते रहती है, ठीक है। और मैं मूवी में पहली बार थिएटर में गया हुआ हूँ, और वो पूरा अंधेरा, सामने वो स्क्रीन, आपको आदत नहीं है,
तो वो जब चल रहा है अब और मैं रोए जा रहा हूँ, आंखें वो मसले जा रहा हूँ, सो आई रिमेंबर दैट वाज लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस। वाह, मुंबई इज़ नॉट एन ईजी प्लेस टू सर्वाइव एट। और आपने कहा भी कि आपने काफ़ी काम किया, आपने आई थिंक यूटेंसिल शॉप पे काम किया है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर का भी काम किया हुआ है। स्टैंड अप कॉमेडी एज अ कॉलिंग कब रियलाइज हुई? बहुत ही वियर्डली स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट हुई है, क्योंकि जब स्टैंड अप कॉमेडी पता भी नहीं था, मतलब यूट्यूब पे हम लोग देखते थे और यूट्यूब पे भी जो बहुत फेमस बहुत वायरल वीडियो होता था वो देख लेते थे। और मैं हमारे यहाँ पे मुंबई में मॉल है जहाँ पे 3rd फ्लोर पे कैनवस लाफ क्लब हुआ करता था, जहाँ पे कॉमेडी शो, लोअर परेल फिनिक्स। लोअर परेल। तो मैं वहाँ पे संडे जो जाते थे मॉल, संडे मॉल जाते थे घूमने, और मैं घूम ही रहा था मॉल और मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को देखा, फॉलो किया, एंड देन आई गॉट टू नो के ओके यहाँ पे शो होता है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि यार 500 रुपये का टिकट, आई वाज लाइक 500 रुपया कौन देता है? और फिर मैंने देखा 300 रुपये का टिकट, मैं बोला कम से कम टिकट यहाँ पे 300 रुपये का है। एंड इट वाज लाइक मुझे तो, मेरे लिए तो बहुत था, हम लोग, मेरी जेब में उस वक्त 300-400 रुपया था संडे के लिए। तो मैं बोला ये तो बहुत होता है, तो मैं बोला यार 300 रुपये वाला टिकट दे दो मेरे को, हिम्मत करके कि भाई आज तो देखते हैं लाइव कॉमेडी शो। तो उसने बोला कि भाई ये 300 वाला शो मंडे को होता है, ये टिकट मंडे का है, ओपन माइक 300 को होता है, आज तो 500 रुपये का ही टिकट है। तो मैं बोला अच्छा ओके, क्या होता है ये कल? तो ये बोले ये ओपन माइक है। बोला कौन परफॉर्म कर रहा है? बोले उसमें रैंडम लोग परफॉर्म करते हैं। लाइक ओके, और राघव मंडोवरा करके है, दिल्ली के कॉमिक है, वो होस्ट है। तो बोला ठीक है। और उतने में मैं जिनको फॉलो कर रहा था वो मेरे सामने आया और मैंने उनसे बात किया, अनिर्बान दास गुप्ता। बोला सर बिग फैन, मैंने आपका आफरीन वाला वीडियो देखा, ये ओ नाइस थैंक यू। तो मैंने उनको बोला ऐसी कूल दिखने के लिए, कॉन्वर्जेशन करने के लिए कि भाई बड़ा आदमी है, चलो कुछ स्मार्ट इसको इम्प्रेस करते। मैं बोला ये ओपन माइक मैं भी करने सोच रहा हूँ, तो कैसे करना चाहिए? वो तो इज़ लाइक कि आपको मुंबई में बहुत जगह पे होता है, प्लीज़ ट्राई करो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी देखो, बट यहाँ पे वो प्रोसेस है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, दे कॉल यू ये वो। तो बोले वॉक इन जाके कहीं पे ट्राई करो। बोला ठीक है, मेरे को प्लीज़ बता सकते हो कहाँ पे? तो इज़ लाइक बोला प्लीज़ मेरे को वो नंबर दे दो, मैं स्पैम नहीं करूँगा। उसने नंबर दिया, मैंने मैसेज किया कि प्लीज़ मेरे को एड्रेस दो। 5-6 उन्होंने नाम दिए, फिर मैंने गूगल से फिगर आउट करके मंडे का टिकट खरीदा देखने के लिए कि ये कैसे होता है। देख लिया। ट्यूसडे को मैं जाके हैबिटेट में खार में परफॉर्म किया ओपन माइक, मंडे की रात में जोक लिखे, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। कि पहला शो तो बहुत ही गंदा गया, 4 मिनट मेरे को मिला था 300 रुपया भरने के बाद। 4 मिनट का स्टेज टाइम मिला था और वो इट वेंट बैड, बट आई गॉट सो हैप्पी दैट ओके मैं यहाँ पे एक स्टेज पे खड़ा हुआ, लोग मुझे सुन रहे हैं, और लाइक कैसे लोग सुन रहे हैं, लाइक इंग्लिश बोलने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं। तो वो जो फील होता है ना कि कभी कॉलेज में आपने वो चीज़ फील नहीं की है, वो चीज़ फील होकर मुझे अच्छा फील करने लगा, कि मैं फ्लेक्स करने लगा कि मैं अभी स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहा हूँ। सो लाइक वैसा, हालांकि मेरा जॉब था उस वक्त, जॉब पे जाता था मैं। क्या जॉब था ये? ग्राफिक डिज़ाइनर। तो मैं वो जॉब पे जाता था और उसमें से मतलब वो पूरा साल जॉब के साथ साथ ओपन माइक्स पे जाता था, फटाफट काम खत्म करके ट्रेन पकड़ता था, और ग्रैंड रोड से अंधेरी की ट्रेन पकड़ता था, अंधेरी से मेट्रो पकड़ के वर्सोवा जाता था, वर्सोवा में परफॉर्म करने के बाद वापस मेट्रो पकड़ के बैंड्रा में उतरता था, बैंड्रा में कहीं पे ओपन माइक पे स्पॉट करता था। फिर खार से मैं रात की विरार की ट्रेन लेता था, क्योंकि इन बिटवीन जब मैंने कॉमेडी स्टार्ट किया था 2019-20 2 साल, मेरी पोजीशन बहुत ख़राब थी कि मैं टाउन में नहीं रह सकता था, रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं विरार चले गया था, वहाँ पे 6,500 रुपया रेंट है, तो मैं विरार में रहता था वो 2 साल। अकेले रहते थे आप? हाँ। पहला शो में आपने जैसे कहा कोई हंसा नहीं? हंसे, बट इट वाज लाइक ओके नाइस ट्राई। अच्छा, फिर क्या लिखा है ऐसा जो लगा कि हंसेंगे लोग, और क्या हंसे लोग? उस पे टाइम लग गया, वो 6 महीने का प्रोसेस था कि मैं जो स्टार्टिंग के 6 महीने के जोक थे उसमें से कुछ ही जोक मैंने अपने पास रखे, बाकी सब डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि वो प्रोसेस होता है आपका एज अ राइटर ना, आप इम्प्रूव होते हो स्टेज पे। एवरी टाइम यू गो एंड यू रियलाइज कि ओके दिस इज नॉट वर्किंग, लेट्स रीराइट इट। और कभी कभी आपको लगता है ये फनी है ही नहीं, हाँ। कभी कभी आपको लगता है कि ओके फनी तो है बट डिलीवरी में कहीं मिसिंग है। तो वो प्रोसेस जो सीखने में लग जाता है आपको सालों, बट मेरे वो बोलते हैं ना कि आग लगी हुई है पिछवाड़े पे कि भाई पैसा जा रहा है और मुझे पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक दिन में 3 स्पॉट किए, अंधेरी में 2 जगह पे स्पॉट कर लिया, ये कर लिया, तो पैसे 200 भर के मैंने स्टेज टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लिया ताकि मैं उसको प्रॉपर रीराइट करके एक टाइट मटेरियल बना सकूं। तो 1 साल लग गया। 1 साल लगा उस चीज़ को। पर पहली बार याद है जब किसी ने रास्ते पे स्पॉट करके रिकग्नाइज किया?
यस आई कांट फॉरगेट दैट बिकॉज मैंने पहला ही वीडियो रिलीज़ किया था और उस वीडियो को रिलीज़ होके 1-1.5 हफ्ता हुआ था और मेरे दोस्त ने बोला कि आज मीरा रोड में मेरा शो है, मतलब मीरा रोड में परफॉर्म कर रहा हूँ, एक कॉलेज शो है, उसमें मेरे को स्पॉट मिल गया है 15-20 मिनट का, तो तू भी करेगा तो आ जा। तो मैं बोला आ जाता हूँ बिल्कुल। मैं ग्रैंड रोड से मीरा रोड के लिए ट्रेन पकड़ा और मीरा रोड के लिए ट्रेन पकड़ा ना, और मैं उस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव कि मेरा वीडियो आया और उसको 1 लाख व्यूज़ हो चुके हैं 1 हफ्ते में। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैं देखते रहता था, कोई भी डीएम आता था तो उनको वॉइस नोट भेजता था, कोई बोलता भाई आपका वीडियो देखा बहुत मजा आया, तो मैं उनको वीडियो वॉइस नोट भेजता था। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ शेयर करना, ये वो, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज आया मीरा रोड स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा ना, तो मैंने मैसेज देखा और मैंने देखा उसने लिखा भाई तुम मीरा रोड वाली ट्रेन में हो ना, मैंने आपको देखा। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि हाँ ब्रो कहाँ है तू? तो बोला बस मैं आपके साथ वाली ट्रेन में ही था, मीरा रोड पे मैं आप जब उतरे तभी उतरा मैं, तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा हूँ। तो मैं बोला तो तेरे को फोटो वोटो चाहिए क्या? तो मिल के जा। तो वो मेरे को बोलता है नहीं भाई मेरे को लेट हो रहा है, मैं निकल गया। तो आई वाज लाइक ओके थैंक यू। तो लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे किसी ने रिकॉग्नाइज किया और उसने मैसेज किया। आपके गाने में ही एक लाइन है अलग बीती में जो आपने आज रिलीज किया हुआ है, कांग्रेचुलेशंस फॉर इट। थैंक यू। उसमें एक लाइन है बैठा हूँ टॉप पे फिर भी हम्बल हूँ। फेम हैंडल करना इजी नहीं है बहुत लोगों के लिए। आपने वो जर्नी देखी है जब फेम हैंडल करना डिफिकल्ट हो रहा था और शायद नाउ यू हैव रीच्ड द पॉइंट जब आपको पता है कैसा हैंडल करना है? मैं सच बताऊं तो वही है कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हम्बल होना फैशन हो गया, ठीक है ना। सबको पता है कैमरा चालू है, सबको पता है कि जितने स्वीट दिखोगे उतना लोग अप्रिशिएट करते, तो ये एक फैशन हो गया, ठीक है ना। कैमरा बंद होते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा है अलग जोन में जाते हुए, तो वो चीज़ करना कभी नहीं चाहा मैंने। और रही बात हम्बल होने की, तो हम्बल इसीलिए हूँ कि मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि इतने डाउन टू अर्थ कैसे हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने अपने घर के बर्तन बिकते हुए देखे, ठीक है ना। तो हमेशा मेरी लाइफ में मैं ये जोन में रहता हूँ कि ये जो आया है ना, ये 1 सेकंड लगेगा चलते जाते हुए, मतलब इसको वक्त नहीं लगता है बिल्कुल। तो आपको इसको सर पे चढ़ाना है या आपको सर पे चढ़ना है, क्योंकि सर पे चढ़ के ना दुनिया देखने में मज़ा नहीं है, समझ लो। सर पे चढ़ के दुनिया देखने में मज़ा नहीं है। आप बस जितना ऊपर हो के देख पाओगे उतनी दुनिया देख लो, और उतनी ही कोशिश कर रहे, तो सर पे नहीं चढ़ रहे। और जब मैंने वो लाइन भी बोली है तो इट्स लाइक हम एक्सप्रेस करते हैं ना, जब रैपर हो तुम और अगर तुम शायर हो तो तुम अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो एक बड़े फ्रेम में, बड़े स्केल पे। बाहुबली इट्स लाइक अ लव स्टोरी, जिसमें भाई को तेरी बीवी पसंद है, माँ को भड़काया, माँ ने तेरे को मरवा दी, इट्स लाइक अ बेसिक लव स्टोरी। बट उन्होंने क्या कर दिया, एक दुनिया बना दी वो बताने के लिए। करेक्ट। तो ये वही लाइन है कि बैठा हूँ टॉप पे हक से फिर भी हम्बल हूँ। लेकिन आपने वो चीज़ नोटिस करी, उसमें मैं कुर्सियाँ रखता हूँ। गाने के स्टार्ट में ना आप देखोगे रेड चेयर्स है, एक एक कुर्सी के ऊपर एक एक कुर्सी रखता हुआ एक सीन आपको दिखेगा। और फिर जब आप देखोगे ना बैठा हूँ टॉप पे हक से, तो मैं वो कुर्सियों के ऊपर बैठा हूँ और मैं ऐसे दिखाता हूँ कि बैठा हूँ टॉप पे हक से, मतलब मेरे लिए ये टॉप है। मेरे लिए डोंगरी पे साइकिल लेके घूमना नॉर्मल है, बस अभी बॉडीगार्ड के साथ घूमता हूँ। अभी मेरे पास बॉडीगार्ड 4 मेरे साथ घूमते। अभी मेरे को कीमा पाव जहाँ का पसंद है वहाँ का मैं कीमा पाव खा रहा हूँ, लेकिन रोड पे बीच में बैठ के गार्ड्स के सामने खा रहा हूँ। तो मैं इंसान वही हूँ कि मैं पहले 300 की शर्ट पहनता था, 2000 की शर्ट पहना हूँ, मैं इंसान वही हूँ। ये सारी चीज़ें चेंज होगी, बट ये चीज़ें मुझे घमंड नहीं लेके आती मेरे अंदर। तो आई थिंक फेम हैंडल करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने कभी भी लोगों के बारे में सोचा कि यार मैं आपको ऐसा काम ना डालूं जिससे लोग डिसअपॉइंट हो गए, यार मज़ा नहीं आया। तो मेरा प्रेशर वही रहता है कि भाई काम बढ़िया करते रहो, इनको एंटरटेन जो करना है ना उसको क्वालिटी पैकेज में करके दो, बस वो काम आपको आपकी इज्जत दिलाते रहेगा। तो आई थिंक मुझे वो प्रेशर नहीं आया कभी। जब हम खतरों के खिलाड़ी के इंटरव्यूज के दौरान मिले थे तब मैंने आपको एक बात कही थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट मैंने कहा था कि मुनावर कांग्रेचुलेशंस फॉर खतरों के खिलाड़ी, बट प्लीज कंटिन्यू डूइंग योर स्टैंड अप कॉमेडी बिकॉज यू रियली गुड एट दैट। ये जो बैलेंस रहता है रैप का या स्टैंड अप कॉमेडी का या इवन एक्टिंग का, रियलिटी शोज का, कभी डर लगता है कि यार यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लिया तो स्टैंड अप कॉमेडी से हाथ ना छूट जाए? नहीं डर लगता है। स्टैंड अप कॉमेडी लाइक पहला प्यार होता है ना, तो पहला प्यार है और आखिरी भी वही है। और रही बात म्यूज़िक की, तो हम बोलते हैं ना कि स्टैंड अप कॉमेडी कर ली, बढ़िया कर ली, अच्छे कर ली, सबने मान लिया कि हाँ तू अच्छा कॉमेडियन है। अब मैं वो अच्छा कॉमेडियन रहूँगा तुम्हारे लिए, मैं तुमको दूंगा, स्टैंड अप वीडियोस भी आएंगे, स्पेशल्स भी आएगा, सब आएगा। अभी मैं तुमको यहाँ पे भी आया हूँ कि यहाँ पे भी मैं अपने आप को प्रूफ करने आया हूँ।
तो यहाँ पे भी ज़रा मेरे को चेक करके देखो। हाँ, एक्टिंग एक एस्पिरेशन है? पसंद है एक्टिंग, कभी मौका मिला तो डेफिनेटली करना चाहूँ। कौन है एक्टर जिसको आप लुकअप करते हैं? आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट कुछ एक्टर्स हैं जो एकदम ही मुझे लगता है कि यार क्या ही एक्टर्स, जैसे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर को मैं जब देखता था एक टाइम पे, तो ये सारी एक्टर अपने आप में इतने ज़बरदस्त है कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं। जैसे मनोज बाजपेयी है, बिल्कुल, तो ये लोग है कि यार ये लोग जो करते हैं वैसा करना है कुछ। लेट्स गो बैक टू द टाइम व्हेन जब आपने कहा कि यू वुड कम बैक एंड यू गोइंग थ्रू हार्ड टाइम, रात को नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे, स्टैंड अप पे वापस आने के लिए कैसे कॉन्फिडेंस आया? स्टैंड अप पे वापस आना उस टाइम पे आई थिंक शोज नहीं मिल रहे थे, कुछ बैन हो गए थे। तो हाँ, बात वही है ना कि जैसे मैंने आपको तब बोला कि तब कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, कि थेरेपी जब छोटा था, जब हुआ तो थेरेपी ऑप्शन नहीं था, बाहर शॉपिंग चले जाना कोई ऑप्शन नहीं था, और कुछ ऐसा सेलिब्रेट कर लो वैसा नहीं था। अब वो सब आने के बाद अब है, अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ थेरेपी, शॉपिंग अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं बढ़िया ट्रिप पे जा सकता हूँ। अब मैंने वो सब चीज़ें करी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, देन रियलाइज कि ओके ये चीज़ वैसे ठीक नहीं होती है, ये चीज़ वैसी ठीक होंगी जब ये सब चीज़ें नहीं थी तब हुआ था ठीक। खुद से हील होना है, इसको रहने देना है, फोर्स नहीं करना कि भाई ये तू मेरे दिमाग से जा, तू मेरे दिमाग में रह, मैं भी तेरे साथ रहता हूँ, हम दोनों एक साथ रहते हैं और देखते हैं कैसे इससे बाहर आना है। तो आई थिंक मैंने वही किया तब भी, और बस स्टेज पे गया और मुझे पता है कि ओके ये जो टिकट खरीद के आया ना, इसको नहीं पता कि मैं कल रात नहीं सोया हूँ। ये टिकट खरीद के आया, इसको नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या क्या बवाल चल रहा है, ठीक है। वो तो टिकट दे के पैसे हंसने के लिए आया है, तो मुझे तो उसको हंसाना है। तो वो है कि ओके अब मैं तेरे को प्रिटेंड ऐसे करूँगा कि मेरे से फनी और मेरे से लाइफ किसी की नहीं है और मैं वो सक्सेसफुली कर देता हूँ स्टेज पे। पर्सनल लाइफ को काफ़ी गार्डेड रखते हैं आप? बिल्कुल। क्यों? उसका रीज़न ये है, मैं तो नज़र में बहुत मानता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कभी कभी आपको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ बाहर कैसे जाती है। मैं ऑलवेज आजकल पिछले 3-4 साल से जैसा इंटरनेट हो चुका है, इट्स वेरी सैड कि जब किसी के साथ कुछ होता है तो हम देखते हैं कि लोग उनकी फैमिलीज़ को टारगेट करते हैं, लोग उनके दोस्तों को टारगेट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि यार ये इंटरनेट कहाँ पहुँच गया। आई एग्री कि आप किसको टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो वो काफ़ी स्कैरी है, तो उस वजह से मैं सोचता हूँ कि ठीक है जान दे, नहीं बता रहा तेरे को। ये कब सीखा? ये तभी जब ये इंटरनेट ऐसे होना शुरू हुआ ना, कोविड के टाइम पे, तब से ही सीख लिया। क्योंकि इंटरनेट पे कोविड के बाद सब पागल ही हो गए भाई इंटरनेट पे। तो आगे क्या प्लान्स है, क्या चल रहा है? और आगे बस अलग बीटी रिलीज़ किया हमने गाना वॉरेन म्यूज़िक इंडिया के साथ, और गाना बहुत अच्छा कर रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, और जैसे रिजल्ट्स है गाने के, और गाना अच्छा कर रहा है। और इसी तरह इस साल म्यूज़िक भी आएगा, इस साल कॉमेडी भी आएगी, और डेफिनेटली ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे फैंस और फॉलोअर्स जो भी है, ऑडियंस है, वो काफ़ी सरप्राइज होंगी। तो वैसे कोलैब्स है। Lovely. Can't wait to see that and everything else you're doing in the future. Always rooting for you, Munawar. Thank you so much. अविनाश भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू। सो हाय दोस्तों, मैं हूं मनोहर फारूकी, और आज हमने बहुत सारी बातें करी अविनाश भाई के साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।